आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, माननीय मंत्री, उनके युवा मामलों के सचिव, युवा सचिव नीरज पवन जी, जिस विश्वविद्यालय का नाम ही पूर्णिमा हो तो उसकी चमक कम कैसे हो सकती है। ऐसे पूर्णिमा के विश्वविद्यालय के आदरणीय संचालक महोदय शशिकांत जी, राहुल जी, यहाँ उपस्थित अन्य अध्यापक प्राध्यापक वृंद और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, ये मेरा परिचय। ये चैट जीपीटी ने नहीं बताया, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं भारत माता का सुपुत्र हूं। केवल मानता नहीं हूं, केवल कहता नहीं हूं, केवल मानता नहीं हूं, करता भी हूं मां के लिए जो करना चाहिए वो। और उस आधार पर आपसे संवाद करने के लिए आया हूं, ये मान करके कि आप भी भारत माता के बेटे बेटियां हो। तो एक मां के बेटे बेटियां होने के नाते हमारा संबंध क्या हुआ? भाई बहन का, भाई भाई का संबंध हुआ। उस नाते से खड़ा हूं। सारा परिचय भूल जाइए, क्योंकि वक्ता का परिचय जितना बड़ा होता है, श्रोता उतना भयभीत होता है कि बोले 12 पुस्तकें लिखी, अब पेलेगा और झेलना तो हमको पड़ेगा 3000 लेख लिखे हैं और बड़े बड़े नाम, IIT, JNU, तो बोले अब तो पूर्णिमा वालों की खैर नहीं है। अगला 1 घंटा बोर होना है तो आपने स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया होगा। इसलिए उस परिचय को भूल जाइए। आपका बड़ा भाई बूमर आपके साथ संवाद करने के लिए खड़ा है, उपदेश देने के लिए नहीं, क्योंकि उपदेश मैंने किसी का नहीं माना, अपने बाप का नहीं माना, तो मुझे गलत फहमी नहीं है कि मेरा कोई मानेगा, इसलिए मैं उपदेश देता नहीं। बाप का माना होता तो प्रचारक नहीं बनता। पिताजी तो चाहते थे LLB किया है, इतना अच्छा वक्ता है तो वकालत करे, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करे, खूब पैसा कमाए, गाड़ी घोड़े बंगले बनाए। हर माता पिता चाहता ही होगा। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी मां मिली कि जिसने मुझे मेरी बात को समझा। जब मैंने मां को जाके बताया LLB पूरा करने के बाद, मां अपराधियों की वकालत करके जेब भरने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं नहीं करूंगा। तो मां ने कहा फिर क्या करेगा? मैंने कहा मुझे वकालत ही करनी है तो मैं भारत माता की करूंगा। मैं अपना जीवन मां भारती को समर्पित करना चाहता हूं। 24 घंटे 365 दिन केवल भारत माता के लिए जीवन जीना चाहता हूं। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी मां मिली जिसने तिलक लगा करके विदा किया, एक बार भी नहीं रोका। कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जो दिया है वो भारत माता ने दिया है, उसी को वापस देने में क्या दिक्कत। तो इसलिए उस नाते से आपसे बात करने के लिए आया हूं। मैंने कहा मैं केवल कहता नहीं, अभी मैं जोर से नारा लगाऊं भारत माता की, आप जोर से जय बोलेंगे, मुझे कोई शंका नहीं है कि आप बहुत जोर से जय बोलोगे और आपको प्रेरणा भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर से आएगी बात। मुझे कोई शंका नहीं है, आपकी देशभक्ति पर मुझे कोई शंका नहीं है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, केवल कहते हो कि मानते भी हो? और यदि मानते हो तो करते क्या हो? जॉन एफ कैनेडी ने जब राष्ट्रपति बने तब एक्सेप्टेंस स्पीच में, जिस समय वहां वो खड़े होकर के कैपिटल हिल पे खड़े होकर के अपने राष्ट्रपति बनने को स्वीकार कर रहे थे, उस स्वीकार कहने के पहले भाषण में कहा था, और अमेरिका वाज गोइंग थ्रू ए वेरी रफ पैच एट दैट टाइम, आर्थिक रूप से भी बहुत विचित्र स्थिति थी और सब तरह से अमेरिका कठिनाई में था। 1963 की बात है। उस समय जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने वहां कैपिटल हिल से बोला, डू नॉट आस्क व्हाट अमेरिका शैल गिव यू, आस्क व्हाट यू शैल गिव अमेरिका। यह मत पूछो कि अमेरिका आपको क्या देगी, यह पूछो कि आप अमेरिका को क्या दोगे। और वो टर्निंग पॉइंट था अमेरिका के पूरे कार्यकाल में। अगले 8 वर्षों में अमेरिका ने करवट बदली।
1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर पहुंचा। मैन ऑन मून वाज अ मिशन। पूरे अमेरिका ने मिशन लिया, और ऐसे समय मिशन लिया जिस समय नासा ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल। 23 मई 1964, 1964, 23 में, आजकल हिंदी के आंकड़े समझती नहीं, इसलिए आपकी सुविधा के लिए अंग्रेजी में बता रहा हूं। मेरे प्रेम के लिए हिंदी में बोल रहा हूं, आपको समझने के लिए अंग्रेजी में बताते जा रहा हूं बीच में कुछ कुछ बातें, ताकि संवाद तो हो। 23 में 23 मई 1964 को अमेरिका के राष्ट्रपति के टेबल पे मेमो आता है नासा का, नॉट पॉसिबल। किस बात में? व्हाट वाज द क्वेरी? रशिया ने, यूएसएसआर ने घोषणा की थी 1970 वी विल पुट मैन ऑन मून। हमारा कॉस्मोनॉट, वो कॉस्मोनॉट कहते हैं, एस्ट्रोनॉट नहीं कहते। यूएसएसआर ने कहा हमारा कॉस्मोनॉट 1970 में चंद्रमा पर उतरेगा। उनके लूना 3 मिशन जाने वाला था। उनके मिशन चंद्रमा पर पहले पहुंचने वाला जो अंतरिक्ष यान था वो रशिया का था, लूना 1। अपोलो उसके 2 साल बाद गया नासा का। नासा के सामने चैलेंज रखा अमेरिका ने। अमेरिका राष्ट्रपति ने नासा को पूछा, वो 70 में ले जाने वाले हैं, क्या उससे पहले हम ले जा सकते हैं? कैन वी डू इट इन 1969? और 23 मई को जॉन एफ कैनेडी के पास उत्तर आया नासा का, नॉट पॉसिबल। सारा उन्होंने कारण बताया, 24 कारण बताए। जिस प्रकार का अंतरिक्ष जो शटल जाएगा वो वापस भी आना चाहिए। मनुष्य को लाना है तो जीवित वापस लाना है। तो शटल जब वापस आएगा और वो जब ग्रेविटी में एंटर करेगा तब घर्षण इतना होता है, और उस समय इतनी ज्यादा हीट, इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा होती है कि वी डू नॉट हैव एन अलॉय विच इज टफ इनफ टू बेयर दैट हीट एंड विच इज लाइट इनफ टू कैरी टू द मून। लाइट भी चाहिए और टफ भी चाहिए, नहीं है हमारे पास। तो ऐसा शटल कैसे बनाएंगे? उन्होंने कहा हमारे पास अंतरिक्ष यात्रियों को पहनने के लिए सूट नहीं है, ऐसे कपड़े का सूट जो वहां के 1/6 ग्रेविटी में फटे नहीं। चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी से 1/6 ग्रेविटी है, वहां पे फटे नहीं, और अंदर उनके अंदर के ऑक्सीजन और बाकी सारे बॉडी टेम्परेचर को सस्टेन कर सके, उसके लिए जिस प्रकार का टेक्सटाइल चाहिए वो है नहीं हमारे पास। फूड तो कैरी कर नहीं सकेंगे, पिज्जा बर्गर तो ले नहीं जा सकेंगे। सो वी नीड सच सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स जिसको वो सस्टेन कर सके इतनी यात्रा के अंदर, नहीं है हमारे पास। 24 कारण बताए। यह मेमो था 23 मई 1964 का। और 24 मई को ओरेगॉन यूनिवर्सिटी, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के लिए जॉन एफ कैनेडी को एड्रेस देना था। नेक्स्ट डे कॉन्वोकेशन एड्रेस उनका था, दीक्षांत समारोह में उनका उद्बोधन था। राष्ट्रपति उस उद्बोधन में घोषणा करते हैं, नासा ने एक दिन पहले कहा नॉट पॉसिबल, और राष्ट्रपति घोषणा कर रहे विल पुट मैन ऑन द मून इन 1969। दैट इज द मिशन ऑफ होल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पूरे राष्ट्र का एक व्रत होगा जिसको हम सब मिलकर करेंगे। और उन्होंने कहा यह केवल नासा का काम नहीं है, द होल इंडस्ट्री विल स्टार्ट डूइंग R&D फॉर दिस, द होल यूनिवर्सिटीज वर्क फॉर दिस वन मिशन। और अगले पूरे डिकेड में पूरे अमेरिका में इसी एक बात को लेकर, इसलिए उस समय पुराने लोगों को याद होगा जर्मन, हिंदालियम, ऐसे अनेक अलॉय के बर्तन घर घर में आ गए। वो अमेरिका जो कहीं नहीं था अलॉय इंडस्ट्री में, एल्यूमिनियम और उससे अलॉयज की, उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ गया। चंद्रमा पर जाने के लिए तो अंत में सिरेमिक का उपयोग हुआ शटल में, क्योंकि उतने इसको उपयोग, उतनी हीट सस्टेन कोई मेटल नहीं कर सकता था, तो टेराकोटा, सिरेमिक। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके खोज में मेटल इंडस्ट्री में जो प्रोग्रेस हो गया, अमेरिका टॉप में चला गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतने ज्यादा सिंथेटिक टेक्सटाइल के प्रयोग हुए उस समय, टेरिलिन, टेरिकॉट, नायलॉन, पॉपुलॉन, इतने सारे ऑन वाले ये आ गए। जो पुराने लोग हैं उनको पता है कितने प्रकार के शर्ट मिलने लगे थे भारत में। कॉटन को छोड़कर के सब मिलता था। अंततोगत्वा वो आज भी जो सूट बनता है वो टेफ्लॉन का बनता है। क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर देखते हैं ना अपन, वो टेफ्लॉन, उस टेफ्लॉन का बनता है। अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भारत, बांग्लादेश, चाइना के कितने पीछे थी,
इट केम ऑफ द इंटरनेशनल रडार बिकॉज ऑफ वन मिशन ऑफ द होल नेशन। सारा राष्ट्र जब एक व्रत को लेकर के काम करता है तो चमत्कार होते हैं। फूड सप्लीमेंट्स आ गए, अभी ये प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह जिम में मिलते हैं ना, उसकी शुरुआत 70 के दशक से हुई। उन्होंने कहा फूड नहीं जा, मैं आई कैन गो ऑन इन एवरी सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, सारी यूनिवर्सिटीज लग गई, क्योंकि रिसर्च मेरे लिए नहीं, रिसर्च देश के लिए। इसलिए मैंने आपको प्रश्न पूछा, मानते हो तो करते क्या हो? कहते हो कि मानते हो तो करते क्या हो? तुम्हारा एक सगा भाई एक मां के जाए, एक जननी के पेट से जन्म लिए, दो भाइयों में से एक भाई भूखा रहे, तो आपको रात को नींद आएगी क्या? तो स्वतंत्रता के 77 वर्षों के बाद, 78 वर्षों के बाद भारत में कितने लोग आज भी भूखे सोते हैं? जिस सड़क से आप यूनिवर्सिटी में आते हो, उस सड़क के किनारे पर रहने वाली कोई महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर के आपके पास आती है। आज सुबह जब बारिश हुई तब आपके मन में आया कि वो उस पॉलिथीन के थैली की झुग्गी में कैसी रह रही होगी। रात को जब आप हॉस्टल में हीटर लगा करके रजाई के अंदर दुबक करके बैठे थे, तब आपको अपने उस भारत माता के भाई बहन की याद आई थी, जो मजबूरी विवशता से, हमारी संवेदनहीनता के कारण सड़क के किनारे पर सोने पर मजबूर है। इसलिए मैंने कहा, कहते हो या मानते हो? मानते होते तो इनका कष्ट आपको समझ में आए। स्वामी विवेकानंद ने मद्रास में युवाओं के सामने दिए गए भाषण में राष्ट्रभक्ति की 3 कसौटियां बताई। मैंने कहा था मुझे आपकी राष्ट्रभक्ति पर शंका नहीं है, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, ये 3 बातें कही स्वामी जी ने। पहली बात कही, क्या आप हृदय से अनुभव करते हो, डू यू फील फ्रॉम योर हार्ट कि ये भारत मेरी मां है और इसका प्रत्येक भाई बहन मेरा अपना है, मेरा अपना भाई बहन है, मेरा अपना सगा है। एक मां के बेटे के नाते मेरे मन में उसके प्रति संवेदना। जब मुझे ठोकर लगती है और जो होती है उसको कहते हैं वेदना, पेन। मेरी ठोकर लगी और मेरा रक्त आया अंगूठे में, सारा शरीर जाके, आंखें उधर देखती है, हाथ उधर भागते हैं, जो काम कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं और उस अंगूठे की शुश्रूषा में लग जाते हैं। मुझे चोट लगती है तो जो होती है वो वेदना, चोट किसी और को लगे और दर्द मुझे हो तो उसे कहते हैं संवेदना। क्या भारत को लेकर के संवेदना है? संवेदना है तो स्वामी जी कहते हैं राष्ट्रभक्ति की पहली सीढ़ी आप चढ़े, फर्स्ट स्टेप। संवेदना के बिना, आज के विषय में मुझे कह रहे थे युवाओं के साथ बात करनी है तो कुछ जागो युवा, ऐसा कुछ, ऐसे हमारे मित्र देवेंद्र जी सुझा रहे थे, विकसित भारत के लिए युवा वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं, युवा तो है ही, वो तो बाय डिफॉल्ट है, डेट ऑफ बर्थ के कारण है। नथिंग यू हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टू बीइंग युवा, है ना। आपकी डेफिनेशन में 15 से 35 या 16 से 35, 15 से 35 आयु वर्ग में डेट ऑफ बर्थ वो है, इसलिए आप युवा। मेरी युवा की डेफिनेशन ये नहीं है, मेरी युवा की डेफिनेशन एज नहीं है, मेरी युवा की डेफिनेशन सोच है। युवा सोच क्या है? जिसकी वाणी में फ्यूचर टेंस होता है, भविष्य के स्वप्न जो देखता है, उसे मैं युवा मानता हूं। पूछूंगा नहीं क्या स्वप्न देखते हो, कई बार बताने लायक होते नहीं। लेकिन यदि स्वप्न देखते हो तो युवा हो, और बड़ी बात असंभव स्वप्न देखते हो तो युवा हो। क्रिकेट का तो पागलपन है ना, लेकिन कल रात का मैच तो नहीं देखा होगा, क्योंकि वो विमेन्स वो लीग है ना, कौन सी, प्रीमियर लीग, WPL देखा था। तो ऋचा घोष को वीर मानता हूं मैं। सामने असंभव टारगेट दिख रहा था, फिर भी लड़ रही थी। 6 विकेट चले गए थे, 6 विकेट चले गए थे। आस्किंग रेट 18 से ऊपर चला गया था, एक बार तो 21 चला गया था। शी डिड नॉट गिव अप। 2 छक्के और लग जाते तो RCB जीत जाता, मुंबई हार जाता। अपने व्यक्तिगत
सेंचुरी का भी नहीं सोचा। WPL की पहली सेंचुरी कल नैट सिमरन ने बनाई, दूसरी सेंचुरी बनते बनते रह गई। 2 बॉल बची थी, 90 पे थी, जीतना संभव नहीं था। 16 रन चाहिए थे, 2 छक्के भी लगते तो भी 3 रन से हार जाते, लेकिन 2 छक्के लग जाते तो इसकी सेंचुरी पूरी हो जाती, क्योंकि ये 90 पे थी। 1 छक्का और 1 चौका भी लग जाता। उसको अपनी सेंचुरी की चिंता नहीं थी, उसको अपनी टीम को जिताना था। मैं जब आपके जैसा स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता था, तब ओलंपिक में लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी टेनिस में। नोबडी थॉट, इम्पॉसिबल, ड्रीमिंग अबाउट द इम्पॉसिबल। दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ यूथ। और ब्रॉन्ज मेडल के मैच में हराया किसको? वर्ल्ड नंबर 2 को हराया, गोरान इवानोसेविच को। गोरान इवानोसेविच को हरा करके लिएंडर पेस ब्रॉन्ज मेडल को जीतता है। बार्सिलोना ओलंपिक था। बाद में तबस्सुम ने उसका इंटरव्यू लिया उसके ऊपर, 96 दूरदर्शन के ऊपर। उस समय बड़े चैनल नहीं थे इतने सारे। दूरदर्शन पे फूल खिले गुलशन कुलशन कार्यक्रम आता था, तबस्सुम लेती थी इंटरव्यू। तो लिएंडर पेस का इंटरव्यू हुआ। तबस्सुम ने एक ऑकवर्ड प्रश्न पूछा, घेरने वाला, पत्रकार पूछते ही है ना उल्टे सीधे प्रश्न। लिएंडर पेस को पूछा कि विंबलडन में तो आप फर्स्ट राउंड में हार जाते हो, अमेरिकन ओपन में तो फर्स्ट राउंड में भी दिक्कत आती है, क्वालिफाई ही नहीं होते हो, आपकी सिंगल्स की रैंकिंग 200 से पार है। डबल्स में तो उन्होंने बहुत जगह चैंपियनशिप ली थी, लेकिन सिंगल्स में बहुत पीछे है, और गोरान इवानोसेविच नंबर 2, हाउ कुड यू बीट हिम? मैं आपके जैसा युवा था, तो मैंने वो इंटरव्यू आज भी मुझे याद है, अंकित है मेरे हृदय पर। लिएंडर पेस ने उत्तर दिया था, डेविस कप होता है जो देशों के बीच में होता है टेनिस का, बोले डेविस कप में और ओलंपिक में और बाकी इंडिविजुअल ग्रैंड स्लैम में बहुत बड़ा फर्क होता है। बोले ग्रैंड स्लैम में हम इंडिविजुअल के रूप में उतरते हैं टू कॉम्पिट, लिएंडर पेस एज लिएंडर पेस उतरता है। इसलिए वो जो रेफरी बैठा होता है, वो जब पॉइंट्स गिनता है, लव 15, लव 30, लव 40 एंड देन गेम, तो गेम के बाद बोलता है गेम लिएंडर पेस, गेम पेस बोलता है जब मैं गेम जीतता हूं। ओलंपिक में इवन इन द सिंगल्स मैच आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, तिरंगा लगा होता है, और वो चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है गेम इंडिया। और जब मैं गेम इंडिया सुनता हूं तो मेरे गेम का स्टेचर कहीं के कहीं पहुंच जाता है। वही काम राष्ट्र के लिए करता हूं, स्केल बदल जाती है। One who dreams impossible is youth. That is my definition of youth. जो भविष्य की योजना बनाता है, कंफर्ट जोन में रहता है, वो युवा नहीं है। इसलिए मैंने वीर शब्द का प्रयोग किया। वीर शब्द का अर्थ यही है, वीर शब्द की सिंपल अर्थ है वन हु इज रेडी टू ब्रेक द कंफर्ट जोन, वन हु डज नॉट एक्सेप्ट कंफर्ट। जो सुविधा में रहना नहीं चाहता, जो मर्यादा में रहना नहीं चाहता, जो सीमा में रहना नहीं चाहता, जो मानना नहीं चाहता कि मैं इतना ही कर सकता हूं, उसे वीर कहते हैं। इसलिए वीर बोलते ही अभिमन्यु आता है, वीर बोलते ही हनुमान आता है, वीर बोलते ही नचिकेता, ये सारे शब्द हमारे मन में आते हैं वीर बोलते ही, क्योंकि उन्होंने असंभव को संभव करने का प्रयत्न किया। अभिमन्यु फेल हुआ, हनुमान जी सफल हुए, नचिकेता सफल है। डजंट मैटर, इट डजंट मैटर ऑन द रिजल्ट, इट मैटर्स ऑन योर एटीट्यूड। वीरता एक एटीट्यूड है। When you start challenging your own limitations, when you start challenging your own self, तब आप वीर होते हो। वहां किष्किंधा कांड में आता है, सुंदरकांड से पहले कुछ चौपाइयां गाई जाती है किष्किंधा कांड की। उसमें आता है कि जामवंत पूछ रहा है, वहां सीता मैया को संपाति ने देख करके बता दिया कि अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी है, बीच में 400 योजन का समुद्र है, कौन समुद्र पार करके जाएगा? 18 किलोमीटर, वो जाफना पेनिनसुला की जो बीच की दूरी है, वो 18 किलोमीटर की दूरी है धनुषकोटी से, रामेश्वरम से। ये कौन जाएगा 18 किलोमीटर तैर करके
छलांग लगा करके कैसे भी सागर को पार करना है, सीता मैया को राम जी का संदेश देना है, सीता मैया की निशानी ला करके राम जी को देनी है ताकि युद्ध का प्लानिंग कर सके। हु कैन डू इट? नल नील कहते हैं कि मेरी 100 योजन की छलांग है, 400 नहीं जा सकता। तो बोले 1/4 से काम नहीं चलेगा, पासिंग मार्क भी 33% होते हैं। तो नील ने कहा मेरे को पासिंग तो मिल जाएंगे, मैं 50% पे हूं, 200 योजन जा सकता हूं। जामवंत ने कहा आधे में डूब जाओगे, हमारा क्या फायदा, पहुंचेगा कौन? अंगद कहते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर चौपाई है, युवराज अंगद, युवा अंगद, वीर अंगद। अंगद कहता है कि मैं तो चला जाऊंगा छलांग लगा के, कछु संशय फिरती बारा, वापस आने में मेरे को कोई शंका है मन में। होमवर्क किया तो है लेकिन घर पे रह गया। चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा। तो जामवंत कहते वैसे भी तुमको नहीं भेजेंगे, तुम तो जिम्मेवारी हो, युवराज हो। और जो चाह सकता था, जिसमें पावर थी, जो वास्तविक महावीर था, जिसके अंदर शक्ति थी, who could have done it, was not offering, was not initiating, was not coming forward. स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत के युवाओं की स्थिति रामेश्वरम के समुद्र किनारे पर बैठे हुए हनुमान की तरह है। उनको अपनी शक्ति का विस्मरण हो गया है। दे हैव फॉरगॉटन देयर ओन पावर, देयर ओन एनर्जी, एंड हेंस दे डू नॉट टेक द इनिशिएटिव। वो प्रतीक्षा करते हैं कि कोई और आगे बढ़े तो हम पीछे चले। दैट्स व्हाई स्टार्टअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप इज टेकिंग इनिशिएटिव, वेदर यू फेल और व्हाट यू डू। लोग कहते हैं कि स्टार्टअप में से 80% फेल होते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। इतना आश्चर्य हुआ, क्वेश्चन आंसर चल रहा था, 80% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, किसी ने कहा। मैंने कहा वेरी गुड। बोले क्या वेरी गुड? मैंने कहा 80% फेल होने के बाद अगले साल उससे ज्यादा लोग स्टार्टअप करते हैं, दैट इज वेरी गुड। डिमोटिवेट नहीं होते, संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल डबल होती जा रही है। स्टार्टअप में वीरता से आह्वान पेलने वालों की संख्या, चैलेंजिंग योर ओन लिमिटेशन, चैलेंजिंग योर ओन सेल्फ। हनुमान जी कोने में बैठे हैं, भूल गए अपनी शक्ति को। जामवंत जाकर के शक्ति जगाते, कैसे जगाएंगे? जैसे मेरा परिचय कराया वैसे जगाया, ऐसे ही जगाया। उन्होंने कहा अरे गजब, तुम पवन पुत्र बल पवन समाना, तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारी ये पेडिग्री है, दिस इज योर पेडिग्री एंड दिस इज योर फादर एंड यू हैव गॉट सो मच ऑफ एनर्जी, पवन समान हो, वायु के समान हो। सावरकर युवा की डेफिनेशन वायु से करते थे। सावरकर भाषा शास्त्री भी थे, भाषा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। मेयर को महापौर बोलते हैं, वो सावरकर का दिया हुआ शब्द है। हिंदी में शब्द नहीं था, महापौर शब्द उन्होंने दिया। हुतात्मा शब्द बलिदानियों के लिए उन्होंने दिया, जो आज हुतात्मा स्मारक बने हुए। तो सावरकर का बहुत भाषा में कंट्रीब्यूशन है। उनको पूछा युवा कौन, तो उन्होंने कहा शब्द को उल्टा कर दो तो युवा की डेफिनेशन मिलेगी, युवा को उल्टा करो तो क्या बनेगा? वायु, एनाग्राम। तो वो वायु का एनाग्राम बोले, वायु कैसे होता है? यदि अनुशासनहीन हो, इफ नॉट डिसिप्लिन, प्रभंजन बन करके, तूफान बन करके अभी आधे अमेरिका को खा रहा है। कितने प्लेन क्रैश हो गए, कितने जगह उनको सारे प्लेन ग्राउंड करने पड़े। आधा अमेरिका तूफान से घिरा हुआ है आज। जब वायु अनुशासनहीन होता है तो तूफान बन करके जीवन लेता है, लोगों को मारता है। और वही रामदेव बाबा की ट्रेनिंग में अनुशासित हो जाता है, अनुलोम विलोम करता है, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने करने लग जाता है, वही वायु जीवनदायी हो जाता है। युवा भी ऐसे है, शक्ति असंतुलित हो तो बांग्लादेश होता है, नेपाल होता है, और शक्ति अनुशासित हो तो चंद्रयान होता है, तो T20 वर्ल्ड कप होता है, तो अचीवमेंट्स होते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर होता है। हनुमान जी को पूछा, उन्होंने हवा दी, पवन पुत्र बल पवन समाना, नहीं माने। उनकी डिग्री बताई, बल बुद्धि विज्ञान समाना, तुम्हारे पास सब है, बल है, बुद्धि है, विज्ञान है, यू नो एवरीथिंग। इतने जानकार हो, इतनी पढ़ाई की है, इतनी डिग्री है तुम्हारे पास, सब याद दिलाया। हनुमान जी टस से मस नहीं हुए।
वाल्मीकि रामायण कहता है त्रिशिरा स्थिति में बैठे हैं, दोनों घुटने और बीच में तीसरा सिर, तो 3 सिर जैसा दिखता है। डिप्रेशन में है, विषाद में है, फ्रस्ट्रेशन में है, लगता है ना कुछ कुछ अपने जैसा। दुनिया से निराश है, कंफ्यूज्ड है, क्या करेंगे पता नहीं, जीवन का लक्ष्य पता नहीं, किस लिए पैदा हुआ हूं पता नहीं, क्या करना चाहता हूं पता नहीं, कंप्लीटली कंफ्यूज। ये हनुमान जी की स्थिति है। और उस समय एक वाक्य कहा और हनुमान जी उठ करके खड़े हुए। आधी चौपाई में तुलसीदास जी ने चमत्कार कर दिया। पवन पुत्र बल पवन समाना, बल बुद्धि विज्ञान निधाना, इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, कुछ नहीं हुआ। और अगले आधी चौथाई चौपाई में कहते हैं राम काज लगी तव अवतारा, राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। चौथाई 1/4 ऑफ द चौपाई। और अगले में क्या कहा तुलसीदास जी ने, सुनतई भयउ पर्वताकार, सुनते ही पर्वताकार हो गए, उठ करके खड़े हो गए, छलांग लगाने लगे। जिस पत्थर पर छलांग लगाई वो पत्थर गई तुरंत पाताल, पाताल पहुंच गया। ताल ठोक के कहने लगे बोलो क्या करूं तात, अभी जाकर के रावण के 10 मुंडों को मरोड़ दूं या पूरी श्रीलंका जिस पर्वत पर है उसी को उखाड़ करके ले आऊं, क्या करूं। वीर ऐसे होता है। और फिर जामवंत कहते हैं नहीं बेटा इतना नहीं करना है, अभी तो केवल ये काम करना है, मैसेज देकर के आना है, सीक्रेट मैसेज है, चुपचाप पहुंचाना सीता माई को, उनका लेकर के आना, ये तुम्हारा काम है, इतना करो। पर ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, राम काज लगी, पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कौन काज लगी तब अवतारा है। हनुमान मेरे सामने बैठे हुए वीरो, तुम्हारा अवतार किस कार्य के लिए आए, कौन से कार्य के लिए पैदा हुए। और इसलिए बाद में उन्हीं हनुमान जी के बारे में जब जाग गए, जागो वीर, जब जाग गए अपनी शक्ति को पहचान लिया, जब उठ करके खड़े हो गए और चाहे जो कर सकता हूं ये समझ में आया, तब उसके बाद स्वयं राम जी ने कहा है कौन सो काज है जगत माही, तो तुम तात करत नहीं पाही, व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर यू। जो वीर जग जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं। आज का भारत का युवा ये कह रहा है, ये विकसित भारत वगैरह की बात इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आज का युवा चैलेंज करता है विश्व को, आप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज यूपीआई भारत के पास है, दुनिया के पास नहीं है। दे डोंट हैव सच ए सिंपल और एक्सचेंज स्कीम, उनके इतने बैंक के थ्रू जाना पड़ता है। अमेरिका के पास यूपीआई नहीं है, इतनी सरल पेमेंट स्कीम नहीं है, यूरोप के पास नहीं है। अभी फ्रांस और जर्मनी 2 देशों ने भारत से यूपीआई ली। भारत के साथ उनका वो जर्मन एम्बेसडर जब वहां गया दिल्ली की सब्जी मंडी में, और जब क्यूआर कोड स्कैन करके सब्जी खरीदी, उसके चेहरे पे देखने लायक थे भाव, बेचारे को पता ही नहीं ऐसा भी होता है। हमारी पीढ़ी ने, बूमर्स ने यह फैलाया, व्हाट इज इन द वेस्ट दैट इज द बेस्ट, इसलिए हर चीज इंपॉर्टेंट चाहिए। आज का युवा कहता है नहीं वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता, व्हाई कांट वी डू इट। जो वहां हो सकता है हम कर सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं, वी कैन डू इट बेटर। वो जयशंकर जी ने बताया था, मेरे तो एक मित्र ने मेरे को फोटो भेजी थी तो मेरा विश्वास नहीं हो रहा था। जयशंकर जी ने जब माइक पे से बोला तब मुझे विश्वास हुआ। अमेरिका में कोरोना के वैक्सीन का डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, पर्ची पर पेंसिल से लिख करके सर्टिफिकेट मिला अमेरिका में कि आपने वैक्सीन ली है। जयशंकर जी जब गए विदेश में उनके बेटे के साथ मिलने, तो उनके बेटे का उन्होंने दिखाया, ये पर्ची बेटे को मिली थी और इन्होंने अपना ऐप दिखाया कि मेरे को ये ऐप में मिला है। भारत में डिजिटल मिलता था। ये क्रांति हम लोगों ने की है, आप में से की है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आईटी मिनिस्टर बैठे हैं, लेकिन ये आईटी क्रांति भारत के युवाओं ने की, बिकॉज वी चैलेंज्ड आवर लिमिटेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के जब पहली बार चेयरमैन बने माशेलकर, तो उनके पहले बैठक में, एनएसडीसी के बैठक में उन्होंने किस्सा सुनाया।
माशेलकर जी को बुलाया था, वो भी सेना से आए थे, डिसिप्लिन वाले व्यक्ति। पुणे यूनिवर्सिटी में एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाया, और किस बात का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था वर्किंग मॉडल्स की कंपटीशन थी, साइंस के मॉडल्स बना करके प्रेजेंट करने थे। 3 जो टॉप के थे उनका वहां पर वाइवा हुआ, वहां पे डिफेंड किया, लोगों ने प्रश्न पूछे, और फिर 1 2 3 तय हुआ। टॉप 3 का 1 2 3 तय नहीं था, वो उनके सामने तय हुआ। उसी साल में 2-3 बड़े रेलवे के एक्सीडेंट हुए थे, जब एक ही ट्रैक पे 2 रेल आकर के, कभी गुड्स की कभी पैसेंजर की 2 ट्रेन, और पूरे साल भर में 5-6 एक्सीडेंट हुए। सो दैट वाज द वेरी ग्रेट चैलेंज फॉर एवरीबॉडी। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के पुणे के फर्स्ट ईयर के 2 छात्रों ने ऐसी एक सिस्टम बनाई, अब कवच के रूप में अब आ रही है वो। आई एम टॉकिंग अबाउट 98 में उन बच्चों ने वर्किंग मॉडल बनाया था कि एक ट्रैक पे यदि 2 ट्रेन आ जाएगी तो ऑटो सिग्नल होकर के वैक्यूम खुल जाएगा और दोनों के ब्रेक लग जाएंगे। उन्होंने वो प्रेजेंट किया। माशेलकर जी कहता है, आई वाज सरप्राइज्ड। फिजिक्स के प्रोफेसर ने प्रश्न पूछा, नॉट अबाउट द प्रिंसिपल, नॉट अबाउट विच काइंड ऑफ सिग्नल यू आर गोइंग टू यूज, कितने दूर से वो सिग्नल कैप्चर करता है, फोटो सिग्नल है कि RFID है, ये नहीं पूछा। डिड नॉट आस्क एनी टेक्निकल क्वेश्चन। वो फिजिक्स का पुणे यूनिवर्सिटी का HOD इस फर्स्ट ईयर के बच्चे को प्रश्न पूछता है, इफ दिस वाज सो सिंपल व्हाई वाज नॉट इट इन्वेंटेड इन द वेस्ट। यदि इतना सरल था तो पश्चिम में अभी तक इसका इन्वेंशन क्यों नहीं हुआ? दैट वाज द माइंडसेट ऑफ माय जनरेशन। ये आज की जनरेशन कहती है दुनिया में जो कहीं भी हो सकता है उनसे अच्छा, उनसे बेहतर, उनसे पहले हम कर सकते हैं। ये वीरता है, क्योंकि शक्ति पहचानी भारत ने अपनी। जो शक्ति पहचान करके खुद को चैलेंज करता है वो वीर, क्योंकि कंफर्ट जोन में विकास नहीं होता। मान लो मैं तय करूं कि मेरी बाइसेप्स मुझे बनानी है, डोले शोले चाहिए ना। अब आपको किस कारण से चाहिए पता नहीं, मेरे को तो अपने स्वास्थ्य के लिए चाहिए, मेरे को तो अपनी इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए। आपको दिखाने के लिए चाहिए हो तो वो आपका प्रदर्शन है, मेरा तो दर्शन है। दर्शन और प्रदर्शन में यही फर्क होता है, जिस भी काम के लिए हो। लेकिन आपको यदि डोले शोले बनाने हैं, यदि आपको अपने बाइसेप्स बनाने हैं, तो पैम्परिंग करने से होगा क्या? इन मसल्स का लाड़ करोगे, रात को सोते समय एक एक्स्ट्रा तकिया इसके नीचे, बाइसेप के नीचे, मक्खन लगाओ थोड़ा सा, तो बाइसेप तगड़े होंगे। क्या करना पड़ेगा? डंबल्स करने पड़ेंगे, वर्कआउट करने पड़ेंगे, पुशअप्स करने पड़ेंगे, वजन उठाना पड़ेगा, इनको कष्ट देना पड़ेगा। जिस मांसपेशी को कष्ट दोगे वो मजबूत होगी। आप अपने आप को कष्ट दोगे तो आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होगी, नॉट इन द कंफर्ट जोन। एंड दैट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल पर्सनालिटी, दैट इज अबाउट मेंटालिटी। और जब आपके पास में ईश्वर की कृपा से आपके सामने प्रकृति ने कोई चुनौती नहीं रखी हो तो आपको चुनौती खड़ी करनी पड़ती है। मैंने शुरुआत में जिन सड़क के किनारे रहने वाले अपने भाइयों की बात की थी, उनके तो जीवन में स्वयं प्रकृति ने, ईश्वर प्रदत्त चुनौती है। दे हैव टू फाइट एवरी स्टेप ऑफ देयर लाइफ फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर सर्वाइवल। एक एक और कोर, एक एक रोटी के लिए संघर्ष करते हुए लोग जीते हैं। तुम्हारे मेरे ही भाई है, हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। हमको माता पिता ने, मेरे माँ पिताजी ने बहुत गरीबी से बाहर निकले, लेकिन हम बच्चों को कोई कमी नहीं पड़ने दी, कभी नहीं कमी पड़ने दी। देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन चैलेंजेस, यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। 8 घंटे सोकर के कोई बड़ा आदमी नहीं बना, ना एलन मस्क बना, ना नरेंद्र मोदी बना, ना राज्यवर्धन राठौड़ बना। जो अपने जीवन का 1/3 हिस्सा, यदि आपकी आयु 21 वर्ष की है तो 7 साल तो सोने में बिता दिए, यदि 8 घंटे का एवरेज है तो 21 में से 7 साल जिसने नींद में बर्बाद कर दिए, वो तो 14 साल का ही अचीवमेंट है ना उसका।
और 14 में तो बहुत सारे निरर्थक काम करते रहते हैं, दिन भर रील देखना, एक के बाद एक अनइंटेंडेड कंटेंट को कंज्यूम करना। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, आई एम नॉट अगेंस्ट कंज्यूमिंग द कंटेंट, कंज्यूम द कंटेंट विथ अ पर्पस। यू डिसाइड व्हाट यू शैल सी, algorithm will not decide, the app will not decide। यदि ऐप डिसाइड करता है तो वीर नहीं है। वीर वो है जो मेटा को चैलेंज करता है, इंस्टा को चैलेंज करता है, जो यूट्यूब शॉर्ट को चैलेंज करता है। नो, यू विल नॉट शो मी व्हाट यू वांट टू शो, आई विल ओनली विटनेस व्हाट आई डिसाइड। मुझे जो देखना है मैं देखूंगा, नहीं तो समय व्यर्थ जाता है। एक के बाद दूसरी रील, दूसरे के बाद तीसरी रील, पता ही नहीं चलता, अरे घंटा भर हो गया। तो पहले ही 7 साल बर्बाद कर दिए थे नींद में, 2-4 साल रील देखने में, टपरी पे चाय पीने में 2-4 साल, तो पर्पसफुल लाइफ कितना बचा? और जिसके जीवन में पर्पस होता है वो वेस्ट नहीं करता। शूटिंग वाले हैं ना, इनके राइफल से निकली हुई गोली यदि कहे थोड़ी इधर उधर घूम के जाती हूं, थोड़ा गार्डन में चली जाती हूं, थोड़ी पिक्चर देख लेती हूं, एक आध रील देख लेती हूं, निशाने पे लगेगी का? लक्ष्य प्रेरित बाण है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लक्ष्य को भेदता है, विश्राम नहीं करता पथ में। इज योर लाइफ लाइक एन एरो जिसका लक्ष्य तय हो? राम काज लगी तव अवतारा, कौन काज लगी तव अवतारा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? हु एम आई, मैं कौन हूं, किसने पैदा हुआ? जिसने अपने जीवन में यह प्रश्न पूछा, वृष्टि ने जो शेर सुनाया था ना, वो शेर यही था। जिसने अपने जीवन में यह प्रश्न पूछा उसका जीवन बदल गया। प्रिटोरिया के रेलवे स्टेशन पे फर्स्ट क्लास के डिब्बे से एक वकील मोहनदास करमचंद गांधी, जो वकालत करने के लिए अफ्रीका गए थे एंड वेरी सक्सेसफुल लॉयर, अच्छा पैसा कमा रहे थे। आज जब आप अफ्रीका जाते हो तो कितने सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे गुजराती फैमिलीज जो वहां के मिलेनियर्स है, वहां की राजनीति चलाती है। गांधी जी कुड हैव बीन वन ऑफ देम, पर उनको पटक दिया। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में नहीं जा सकते, यू ब्राउन, यू ब्लैक, यू कैनॉट ट्रेवल हियर, इट इज ओनली फॉर द व्हाइट्स। उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपने आप से प्रश्न पूछा, मोहन व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? किस लिए पैदा हुआ, क्या करने के लिए जन्म लिया है? क्या पैसा कमाने के लिए, वकालत के लिए छोड़ करके आ गए भारत में और इतिहास बदल दिया? आज हम महात्मा के नाम से सारी दुनिया भारत के बाहर यदि भारत के किन्हीं 2 महापुरुषों के नाम जानती है तो वो है गांधी जी और विवेकानंद। हॉलीवुड की ओटीटी नेटफ्लिक्स के अमेरिकन सीरियल में आपको डायलॉग मिलेगा, यू आर बिकमिंग ए ग्रेट गांधी टुडे। कोई अच्छा काम करता है तो उसको गांधी बोलते। जब नाम विशेषण बन जाता है तब उसे महानता कहते हैं। व्हेन योर नेम बिकम्स एन एडजेक्टिव, गांधी इज नॉट अ नेम, इट हैज बिकम एन एडजेक्टिव टुडे। और वो क्यों हुआ? मैं कौन हूं प्रश्न पूछा। 13 साल के बालक ने बोर्डिंग स्कूल से अपनी मां को पत्र लिखा, मां भारत परतंत्र है, इस परतंत्र देश में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर के आईसीएस बनूं, इंडियन सिविल सर्विसेज में जाऊं, अंग्रेजों का नौकर बनूं, अधिकारी बनूं और अपने भारत माता पर और अत्याचार करूं। क्या मां तूने इसलिए मुझे 9 महीने पेट में पाला? क्या इसलिए तूने मुझे दूध पिलाया? मां क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य? 13 साल के बालक के पत्र का मां ने क्या उत्तर दिया, इतिहास को पता नहीं। श्री कृष्ण सरल है उज्जैन के लेखक, उन्होंने कालजयी सुभाष पुस्तक लिखी, उसमें यह पत्र है। सुभाष का लिखा पत्र इतिहास को पता है, मां का उत्तर नहीं पता। 13 साल के सुभाष ने पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? जीवन बदल गया। सारे भारत का निर्विवाद नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिस समय स्वतंत्रता के 50 वर्ष हुए थे, पीएस संगमा लोकसभा के सभापति थे। संयुक्त दोनों राज्यसभा लोकसभा का मिलकर के सदन बैठा था।
और उस सदन में रात को 12 बजे एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट 14 अगस्त की रात को 1997 1997 50 साल पूरे हुए थे स्वतंत्रता को। 14 अगस्त की रात को 12 बजे पीए संगमा ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने इशारा किया, सबको शांत किया, लिसन ऐसे कहा, सुनो। और लाउड स्पीकर पीए सिस्टम पर जो जर्मनी के रेडियो से दिया हुआ सुभाष बोस का भाषण था, आमी सुभाष बोलची, सुभाष बाबू के वाक्य गूंजे, 750 सांसद खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन देते रहे। कोई दल हो, कोई पार्टी हो, कुछ नहीं, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक्सेप्टेंस आज भी भारत में। क्यों? क्योंकि 13 साल में उन्होंने मां से प्रश्न पूछा, क्यों पैदा किया मुझे? जगने का मंत्र बता रहा हूं, जगने की मेथोडोलॉजी बता रहा हूं, जगने की प्रक्रिया बता रहा हूं, प्रोसेस बता रहा हूं, अपने आप को वीर बनाने की प्रोसेस बना रहा हूं, ताकि समय व्यर्थ ना जाए, ताकि नींद अलार्म से नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक से खुलने लगे, अंदर का जैविक घड़ी बोलने लगे, उठ, नींद त्याग, काम करना है। कल हमारे देवेंद्र जी करके एक मित्र है, वकील साहब शर्मा जी, उनसे बात कर रहा था। वो कहे, मैं जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया के प्रत्येक घर में से एक बच्चा फौज में है, और वो पिता के इकलौते हैं। थोड़े भक्ति में ज्यादा रम गए, वकालत सीख ली, वकालत करते, बोले मेरे पिता को आज भी दुख है कि मैं सेना में नहीं गया, मेरा घर में सम्मान नहीं है, मैंने कितना भी अचीव कर लिया हो, घर में सम्मान नहीं है। और वो कहते हैं, सुबह मैं मेरी छत पे खड़ा होता हूं तो हमारे पूरे गांव में बच्चे दौड़ लगाते हुए देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक को फौज में जाना है। जिसको फौज में जाना है उसको रजाई नहीं रोकती, उसको ठंड नहीं रोकती। जीवन का लक्ष्य जग जाता है तो मनुष्य बदल जाता है। आप भी पूछते हो, युवा की मेरी बहुत सारी डेफिनेशन है, प्रैक्टिकल। एक डेफिनेशन है, युवा वो है जो बिना कारण के मुस्कुराता है, जिसके मुस्कुराने में, स्माइलिंग में गणित नहीं होता। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं, ज्यादा स्माइल करूंगा तो सामने वाले ने तो किया नहीं, फिर मैं क्यों करूं। और कोई ज्यादा स्माइल करेगा तो पूछ लेंगे, क्यों, चुनाव लड़ना है क्या, बहुत मुस्कुरा रहे हो आजकल। बड़ों की ये गणित हो जाते। जो बिना गणित के मुस्कुराता है, जो कहता है अंदर ऊर्जा इतनी है कि जो चेहरे पर मुस्कान के रूप में फट पड़ती है, यानी जो बोर नहीं होता, जिसके जीवन में उबाऊपन, बोरियत नहीं होती, वो युवा होता है। एक और मेरी सिंपल प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। अभी यहां आने से पहले, घर से, हॉस्टल से निकलने से पहले, अरे निकलने से तो पहले छोड़ो, यहां पहुंचने के बाद भी शायद सबसे अंतिम काम आपने क्या किया होगा, स्मरण कीजिए। कई बार तो शूज पहनने के बाद, महाराष्ट्र में बाहर निकालते ना, उधर शूज चलते नहीं, शूज पहनने के बाद आता है, फिर शूज उतारते, फिर अंदर भागते, फिर बाहर आते। और मेरे को बहुत वर्षों तक पता नहीं था कि ये स्कूटी, एक्टिवा जैसी गाड़ियों के ऊपर दो क्यों लगाए रहते हैं। मेरे को गलतफहमी थी कि पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए होते हैं 2 शीशे। जब मैंने हमारी बहनों को देखा आतंकवादियों जैसे सारा, मुझे पता था भाई लोग हंसेंगे, लेकिन आप भी कम नहीं हो, आपके भी ढके ही रहते हैं। मैं तो सड़क पे चलते चलते कभी कभी पूछ रहा होता, ऐसा क्या काम किया जो मुंह छिपा रहा है, मुंह छिपाने लायक क्या किया। और वो उतरने के बाद वो सारा हटाती है, आतंकवादियों वाले बुरखे, और वो हटाने के बाद वो स्कूटी वाला शीशा करके, हाँ नहीं भाई लोग भी करते हैं। ये माल चलते ना, माल, बड़े बड़े माल है ना जयपुर में भी। अबे अंग्रेजों को उच्चारण आता नहीं, इसलिए मॉल बोलते हैं। जहां माल बिकता है उसको माल ही कहते हैं। शिमला में जाओगे तो माल रोड है, मॉल रोड नहीं। मसूरी में जाओगे तो माल रोड है, मॉल रोड नहीं। ये अंग्रेजों को माल का अर्थ पता था, बोलना नहीं आता था, लूटने के लिए आए थे ना, इसलिए हमारे सारे शब्दों की ऐसी तैसी कर दी। उसमें से एक वो है,
उनको माल नहीं बोलना आता था इसलिए वो मॉल बोलते थे, तुम काहे बोलते हो? तुमको तो आती है ना हिंदी, तुम तो हिंदी में माल बोलो। आज के बाद जहां बाजार है वहां माल है। और वहां जाकर के वो शीशे काले होते, तो भाई लोगों को पता नहीं होता कि अंदर से बाहर का दिख रहा है, इनको तो खुद का ही चेहरा दिख रहा है, तो उसके सामने ही खड़े होकर के शुरू हो जाते हैं। करते हो ना, अंदर वाला मजे ले रहा होता है, कभी कभी रील भी बना लेता है। कुल मिला के जो दिन भर में अधिक बार शीशा देखता है, दर्पण देखता है, आईना देखता है, मिरर देखता है, वो युवा है। कुछ साल बाद देखने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, या तो धौड़े हो जाएंगे या उड़ जाएंगे, फिर कहां देखोगे। मेरा प्रश्न केवल इतना है, शीशे में देखते क्या हो? What are you looking in the mirror? What is the purpose of looking at the mirror? किस लिए देख रहे हो? घर से निकलने से पहले अंतिम बार वही क्यों देखा? लिफ्ट में दरवाजे की तरफ किसी का मुंह होता ही नहीं, मिरर की तरफ भी मुंह होता है। क्यों? क्या देखते हो? यही देखते हो ना, सब ठीक ठाक तो है, चेहरे पे सब ठीक ठाक तो है, इधर उधर कुछ लगा तो नहीं है, बाल बाल ठीक ठाक है, यही देखते हो ना। अरे एक कदम आगे चले जाओ, अंदर का ठीक ठाक है कि नहीं पूछ लो। तो मिरर देखना, दर्पण देखना आत्मावलोकन हो जाएगा, आध्यात्मिक प्रक्रिया हो जाएगी। यू विल स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ, और उस शीशे में से देखने वाली आंखें आपको पूछती है। कोई भी युवा ऐसा नहीं, केवल भारत का नहीं, सारे विश्व का कोई भी युवा ऐसा नहीं जिसने यह प्रश्न स्वयं से ना पूछा हो। शीशे से देखने वाली आंखें आपसे पूछती है, हु आर यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? किस लिए पैदा हुआ? क्यों मां ने दूध पिलाया? क्या है तेरे जन्म का कारण? क्या करने के लिए जन्म लिया है? 100 बार आपको यह प्रश्न पूछा है आपकी आंखों ने, और हर बार आपने चादर के नीचे, सोफे के नीचे, तकिए के नीचे, गेमिंग चेयर के नीचे भगा दिया। अभी बिजी हूं, अभी समय नहीं है, अभी फलाने एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी ये करियर है, अभी अभी मैंने रील डाली है, देखना है कितने लाइक्स मिलते हैं, आई एम वेरी बिजी, डोंट आस्क मी सच सिली क्वेश्चंस, हु आर यू? ये क्या प्रश्न हुआ? आप अपने इस जीवन बदलने वाले प्रश्न को टालते आए हैं। यू हैव बीन पोस्टपोनिंग द मोस्ट इनएविटेबल क्वेश्चन इन योर लाइफ। जागो वीर का अर्थ यही है, फेस योरसेल्फ, फेस दिस प्राइमरी क्वेश्चन कि किसी ना किसी महान कार्य को करने के लिए आपका जन्म हुआ। मैंने अपने आप से पूछा, 5वीं कक्षा में पूछा। मुझे याद है, साइकिल रिक्शा में बैठ करके जा रहा था मां के साथ बाजार में, सामने से स्कूटर पे, उस समय बजाज 150 होती थी, पड़ोस के चाचा जी आ रहे थे। पड़ोस के चाचा जी बैंक में नौकरी करते थे, सुबह 10 से शाम को 5। मैं अपने आप से पूछता हूं, ये 10 से 5 कोल्हू के बैल की तरह नौकरी करने के लिए मेरा जन्म हुआ है क्या? और अंदर से आवाज है, नो, नॉट फॉर दिस, नॉट दिस। और मैंने 5वीं कक्षा में निर्णय ले लिया, क्या करना है पता नहीं था, लेकिन यह पता था क्या नहीं करना है। आई डिसाइडेड, मैं नौकरी नहीं करूंगा। पिताजी चाहते थे डॉक्टर बनूं, खूब अच्छे मार्क्स आते थे, 10वीं तक 90% वगैरह भी आए। 11वीं बारी में पिताजी पीछे पड़ गए, डॉक्टर ही बनना है। और वो एज ही ऐसी होती है ना मूर्खता की, पिताजी से लड़ाई हो गई। 2 साल पिताजी से बातचीत बंद कर दी। 2 साल पढ़ाई इसलिए नहीं की कि पढ़ाई करूंगा तो डॉक्टरी में चला जाऊंगा, पिताजी को सिखाने के लिए पढ़ाई नहीं की। 12वीं का वर्ष एक ही है जब फर्स्ट क्लास नहीं आया, 58% आए। तब नीट की परीक्षा नहीं थी, एमबीबीएस में एडमिशन 12वीं के परसेंटेज पे मिलता था, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुई। क्या करोगे? लोगों ने कहा बीएससी कर लो। आज भी होता है, उस समय तो बहुत हायरार्की थी, साइंस, होशियार बच्चे साइंस लेते हैं, फिर कॉमर्स, आर्ट्स तो बिल्कुल कमजोर लोग लेते हैं। मैंने कहा नहीं, बीएससी करके क्या होगा, नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी तो करनी नहीं, ये तय है
इसलिए 12वीं के बाद 5 इयर्स LLB कोर्स में एडमिशन लिया कि LLB करूंगा तो नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। क्या करना है पता नहीं था, तब भी ये पता था क्या नहीं करना है। 8वीं 9वीं में विवेकानंद जी का लाहौर वाला भाषण पढ़ा, 8वीं 9वीं कक्षा में, 12-13 वर्ष की आयु। उस लाहौर के भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, अति दुर्लभ मानुज तन पावा। यह दुर्लभ मनुष्य की योनि मिली है, पशुओं में घूमते घामते, इसको व्यर्थ मत गवाओ, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। भागवत में व्यास महर्षि कहते हैं 84 लाख योनियों में घूम करके मनुष्य बने। 12वीं 13वीं में बिल्कुल नास्तिकवाद मन में भरा है, क्या फालतू की बातें करते हैं। फिर याद आया, नहीं, डार्विन ने भी तो यही कहा था, पहले बंदर थे, यही बात तो ये शास्त्र कह रहा है। बाद में अगली बात आई स्वामी विवेकानंद की, जब आपकी पुण्याई 1 गुना होती है तो मनुष्य का जन्म मिलता है। स्वामी जी ने कहा जब पुण्याई 2 गुना होती है, जब आपके पुण्य संचय डबल हो जाता है, तब भारत में जन्म मिलता है। उनका अगला वाक्य था, विश्व की प्रत्येक जीवात्मा को, विश्व की प्रत्येक जीवात्मा को अपनी मुक्ति के लिए अंततोगत्वा इसी भारत में जन्म लेना पड़ेगा। 13 साल के बच्चे के मन पे तय हो गया। मैंने कहा इतने पुण्य कर्म के बाद भारत में जन्म मिला है, पाप थोड़ी किए, विदेश नहीं जाऊंगा, तय कर दिया। 56 साल हो गए, अभी तक तो नहीं गया हूं, अभी तक तो सिद्ध है कि पाप नहीं किए। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का फाउंडर सेक्रेटरी हूं। जब इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी हुआ तो हमारे जो मित्र मेरा प्रण जानते थे, विदेश नहीं जाना है, बोले अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, संगठन आज्ञा देगा तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा पाप किया हो तो जाना ही पड़ेगा, स्वामी जी को भी जाना पड़ा, पाप किए थे ना, इसलिए मैंने कहा पाप नहीं किए हुए तो नहीं जाना पड़ेगा। दोवाल जी हमारे जो आजकल NSA हमारे, अजित दोवाल जी डायरेक्टर थे, मैं सेक्रेटरी था। रोज 12-12, 14-14 घंटे उनके साथ काम करता था। हर दूसरे तीसरे दिन प्रसंग आता था, इटली में कॉन्फ्रेंस है, मुकुल जी आपको जाना है, ताइवान में आपको जाना है, फलानी जगह। हर तीसरे दिन इनविटेशन आते थे इंटरनेशनल। दोवाल जी के संपर्क ही ऐसे थे पूरी दुनिया में, और हर बार मैं बहाना बना करके किसी पापी को भेज देता था, मैं नहीं गया, आज तक नहीं गया। कल पद्मश्री मिला है प्रोफेसर कामकोटी को, IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर कामकोटी को कल पद्मश्री मिला। IIT मद्रास के डायरेक्टर है, भारत की खुद की चिप बनाई शक्ति नाम से, भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया भरोसा नाम से, नेशनल सिक्योरिटी टीम के अंदर पार्ट है, रुपए और UPI का विश्व का सबसे बेहतर सिक्योर नेटवर्क बनाने में एक महत्वपूर्ण आदमी प्रोफेसर कामकोटी। वीसा के अंदर जो गड़बड़ थी वो निकाल करके दी। ऑस्ट्रेलिया में वीसा ठप पड़ा, कामकोटी को बुलाया, उन्होंने कहा मैंने तो पासपोर्ट ही नहीं बनाया। IIT के डायरेक्टर है, आज तक पासपोर्ट नहीं बनाया, क्योंकि पिता ने कहा था जिस परिवार में जन्म लिया है हम सागर पार नहीं करते। इतने जीवन में अचीवमेंट है, पद्मश्री हो गए, विदेश नहीं गए। गर्व से भारत हूं, भारत की सेवा करूंगा। क्या कमी है आज उस आदमी के पास? आज उसके पास ऑस्ट्रेलिया में उनके स्टूडेंट जाकर के वीसा को ठीक करके आए। आज सारी दुनिया की साइबर सिक्योरिटी में वन ऑफ द बेस्ट नेम्स इज प्रोफेसर कामकोटी। आज हमारे सेना के सारे सिग्नल कोर के जो कंट्रोल्स है वो पूरी तरह से भारतीय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे चल रहे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति का योगदान है तो प्रोफेसर कामकोटी। मुझे व्यक्तिगत पता है, क्योंकि DRDO में उनकी बैठक करवाने में मैं इंस्ट्रूमेंटल रहा। हायरार्की में पहुंच नहीं पा रहे थे बाबुओं के बीच में से, तो डायरेक्ट सतीश जी के साथ उनकी मुलाकात मैंने करवाई। 6 महीने के अंदर BEL, DRDO और IIT मद्रास का MOU हुआ, और आज ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यदि हमने L-70 गन से लेकर और आकाश तीर जैसे अत्याधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को यदि एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, ताकि पाकिस्तान जो हमला करेगा उससे कम खर्चे में उस हमले को गिराना चाहिए। जिसको एक गोली गिरा सकती है उसके लिए मिसाइल नहीं छोड़ा जाता। ये जो इंटीग्रेशन हुआ है कंट्रोल का, इसमें प्रोफेसर कामकोटी का हाथ है, आज तक विदेश नहीं गए।
मैं नहीं गया तो कोई बड़ी बात नहीं, संघ का प्रचारक हूं, देश का ही काम करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन का उद्देश्य सोचते समय यह बात सोचना कि क्या भारत चाहता है, क्या भारत का व्रत है, किस बात के लिए भारत माता विकसित हो रही है। विश्व पर आधिपत्य करने के लिए नहीं, विश्व का चौधरी बनने के लिए नहीं, विश्व पर टैरिफ लगाने के लिए नहीं, विश्व को बाजार बना करके लूटने के लिए नहीं। भारत ने सदा सदा जब भी शक्ति हासिल की है, विश्व का कल्याण किया है, क्योंकि यह विश्व की एकमात्र संस्कृति है जो प्रार्थना करती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। दुनिया का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई रिलीजन ऐसी प्रार्थना नहीं करता। सब कहते मेरा ही भगवान सही है। एकमात्र भारतीय संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे ऋषियों ने नहीं कहा सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिनः, सिर्फ हिंदू सुखी हो, नहीं कहा। यह भी नहीं कहा सर्वे भारतीय भवन्तु सुखिनः, अरे यह भी नहीं कहा सर्वे मानवा भवन्तु सुखिनः। हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। औषधय शांति, वनस्पतय शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना करने वाला यह देश है। यह शक्तिशाली बनेगा तो विश्व में शांति की स्थापना होगी। इसलिए भारत को विश्व का नंबर 1 नहीं बनना, भारत को विश्व का गुरु बनना है। और इस पूर्णिमा विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने प्रश्न छोड़ करके जाता हूं, और मैंने बहुत गलत काम किया आज, आई एम सॉरी, क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन आपकी खोपड़ी में वायरस डाल दिया। अब जब भी शीशा देखोगे वो आंखें पूछेगी कौन तू, क्या करने के लिए जन्म लिया है, व्हाट इज द वायरस डाल दिया ना, बड़ा गड़बड़ काम किया। दिन में 10 बार शीशा देखोगे, 10 बार प्रश्न पूछेगा, नींद उड़ जाएगी। क्योंकि मैंने प्रारंभ किया था, जो सपने देखता है उसको मैं युवा कहता हूं, लेकिन मुझे उन सपनों में इंटरेस्ट नहीं जो नींद में देखे जाते हैं। मुझे उन सपनों में रुचि है जो नींद उड़ा देते हैं। ऐसे सपने देखो जो आपकी नींद उड़ जाए। 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा मैं भी नहीं सोता। लोग मोदी जी का कहते हैं, तो मैंने कहा कौन सा प्रचारक सोता है? 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा वही सोता है जिसको देश की चिंता नहीं है, जो कहता है लेकिन मानता नहीं, मानता है लेकिन करता नहीं। जो कहता है, मानता है, करता है, वो 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकता। इतना काम बाकी है, इतना करने को है। इसलिए आपने मुझे धन्यवाद दिया कि एक बार कहने से मैंने समय दे दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मेरा काम करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। मेरा काम ही है। क्या काम है मेरा? जब मैंने अभी प्रश्नोत्तर शुरू होगा ना, तो एक बार 11वीं कक्षा के एक बालक ने मेरे को प्रश्न पूछा, आप हमको कह रहे हो जीवन का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, आपके जीवन का पर्पस क्या है? मैंने कहा मेरे जीवन का पर्पस है लोगों की नींद खराब करना। न सोऊंगा, जागो वीर, शक्ति पहचानो। भाई साहब, आपका यह पथ्य केवल संवाद शब्द नहीं बल्कि युवाओं के अंतर्मन को झकझोरने वाला संदेश है। जागो वीरो, शक्ति पहचानो। अब हम जानते हैं कि आपके मन में कई प्रश्न होंगे। यह युवा शक्ति किसी नारेंद्र से कम नहीं और मंच पे विराजमान व्यक्तित्व श्री राम कृष्ण परमहंस के समान है। आपके सवालों और जिज्ञासाओं के लिए श्री मुकुल कानिटकर जी इस मंच पर हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे संवाद करें, सीखें और अपने विचार साझा करें। आइए हम फिर से उनका हार्दिक अभिनंदन करें और उनके अनुभव एवं मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचानें। अब युवाओं को अवसर दिया जाता है कि वे अपने प्रश्न, विचार एवं जिज्ञासाएं सीधे भाई साहब के समक्ष रखें। मेरा सादर निवेदन है कि जो भी बच्चा प्रश्न पूछना चाहे उस तक माइक पहुंचा दिया जाए। धन्यवाद। भाई साहब, मैंने आपका संवाद सुना है। I request please switch on the lights of the audio. Good morning to both of you, sir.
So my name is Abhinav Gautam. I am from Purnima College of Engineering second year. First of all, I want to thank you both of you for such a great speech. It was full of enthusiasm and energy. So first of all, a great thanks to both of you. Second, my question is that as both of you has achieved a pinnacle in both of your fields, our Raj sir has achieved in governance, military and sports, and you have achieved so much in literature and guiding us youth in the right direction. So my main question is that, as you said, find your goal and like walk towards your goal like a bullet, straight into the path without getting distracted. But in our daily life, we have so much things in our surroundings that, like, today we have heard you, we will be motivated for next 1 month. But like after a day, like due to our surroundings and so much things going on, we will gonna forget it and gonna be distracted. Then we will gonna waste 3-4 months. Then we will gonna come back, but so much amount of time is gonna be wasted and we will be distracted. So what are the steps that we can do so that we can achieve what you guys have achieved? Because without the discipline, consistency and focus, I don't think you could have also achieved it. So please. प्रश्न पूछने वाले को उत्तर पता होता है. You know the answer and you have given that answer in the last part of your question. And you will achieve more than both of us. I can guarantee you that. और मैं ऐसी हवा में गारंटी नहीं दे रहा हूं. अब मैं अभिषेक ना अभिनव गौतम का इसलिए आभार मानता हूं और इसलिए उनकी बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने कहा ये मोटिवेशन 1 महीने तक चलेगा. हमारा तो 10 मिनट नहीं चलता था भाई. सोडा वाटर के बोतल की तरह है, खोलने के बाद बुलबुले चले जाते हैं. मुझे पता है भाषणबाजी से कुछ नहीं होता. इस भाषण में जो आपने तालियां बजाई ना, स्वामी रामसुखदास जी कहते थे ताली बजाने से जैसे कबूतर उड़ जाते हैं, भाषण के बाद ताली बजाने से विचार भी उड़ जाते हैं. इसलिए स्मशान वैराग्य जैसा भाषण वैराग्य होता है. भाषण में आता है वैराग्य, हाँ यार कुछ करना चाहिए, बाहर जाने तक कुछ और याद आ जाता है, एक आध रील सामने आ जाती है. तुम्हारा 1 महीना मोटिवेशन चलने वाला है तो तुम हम दोनों से आगे जाओगे, गारंटीड आगे जाओगे. थैंक यू सर. जब तक मोटिवेशन एक्सटर्नल है तब तक डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रैक्शन, नॉइस रहेगा. मोटिवेशन, ओनली मोटिवेशन विच वर्क्स इज फ्रॉम विद इन. जब आप अंदर से मोटिवेट होते हो, इसलिए मैंने उसके लिए नाम दिया है. मेरी एक पुस्तक है जिसका इन्होंने परिचय में बताया नहीं, जो करोड़ों में बिकी है. उसका नाम ही इतना आकर्षक है और विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवादित भी हुई. उस पुस्तक का नाम है परीक्षा दे हंसते हंसते. तो लोगों को बोला परीक्षा कैसे हंसते हंसते दे सकते, इसलिए पुस्तक खरीद लेते हैं और पढ़ते हैं तो जीवन की परीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं, नॉट जस्ट दी कॉलेज एग्जाम्स. ऐसी लिखी है वो पुस्तक. उस पुस्तक में एक मैंने संस्कृत का या मराठी हिंदी का नया शब्द गढ़ा है. नॉर्मल आजकल का शब्द है कंपटीशन और उसके लिए हिंदी में शब्द है प्रतिस्पर्धा. कंपटीशन है ना, प्रतिस्पर्धा. प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो गए, प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए. प्रतिस्पर्धा में प्रति दूसरे के साथ स्पर्धा है. जीवन में कुछ अचीव करना है तो खुद के साथ स्पर्धा करना शुरू करो. उसके लिए मैंने नया शब्द दिया है अनुस्पर्धा. अंग्रेजी में पहले से है, अंग्रेजी में शब्द है एक्सेलेंस. व्हाट इज एक्सेलेंस? व्हेन यू स्टार्ट एक्सेलिंग योर ओन सेल्फ. उसी ओलंपिक में जिसमें लिएंडर पेस ने अपना ब्रॉन्ज मेडल लिया था, उसी ओलंपिक में अपना अंतिम पोल वॉल्ट का गोल्ड मेडल लिया सर्जेई बुबका ने. अर्स्टवाइल यूएसएसआर, बाद में यूक्रेन का प्लेयर था सर्जेई बुबका, अ पोल वॉल्टर, बांस कूद. उस बांस कूद के खिलाड़ी की विशेषता यह थी कि 1984 ने उसने अपना स्वयं का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया, दुनिया में नंबर 1 बन गया. देन देयर वाज नोबडी एल्स टू कॉम्पीट विथ. प्रतिस्पर्धा के लिए कोई था ही नहीं उसके जितना ऊंची छलांग लगाने वाला. ही स्टार्टेड कॉम्पिटिंग विथ योरसेल्फ, विथ हिमसेल्फ. 586 पे उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 5 मीटर 86 सेंटीमीटर. He said, I will better it. 587, 588. He bettered his own world record 36 times. And when he finally left, his world record even today stands at 624, 6 meters 24 centimeters का
आज भी आप देखोगे तो वही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसका बेटा भी जूनियर सर्जेई नाम है उसका। उससे प्रेरणा लेकर के यूक्रेन की एक महिला पोल वॉल्टर है, उसका नाम है इसेनबायोवा। उस इसेनबायोवा ने महिला पोल वॉल्टिंग में 8 बार खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड बेहतर किया। यू डोंट हैव टू कॉम्पीट विथ एनीबडी एल्स, यू स्टार्ट कॉम्पिटिंग विथ योरसेल्फ। मैं रात को सोने से पहले खुद को प्रश्न पूछता हूं, 27 जनवरी का मुकुल और 26 जनवरी के मुकुल के बीच में कंपटीशन है। If I have learned something today, if I have achieved something today, if I have gone ahead in last 24 hours where I was yesterday, then I have lived. Otherwise I was dead for 24 hours. नहीं तो मैं तो मरा हुआ था, लाश थी। यदि मैं जीवित हूं तो मैंने अपने आप के लिए 12 प्रश्न चुने हैं। कल रात को 1 बजे सोया। रात को 1 बजे सोने से पहले अपने आप को 12 प्रश्न पूछे। आज किसी भाषा का कोई नया शब्द, कोई नया यूसेज सीखा? कौन सी भाषा में सीखा? आज टेक्निकल यूसेज का कोई नया काम किया? मोबाइल पे, लैपटॉप पे, मोटरसाइकिल पे। मैं कंप्यूटर खुद अपना असेंबल कर सकता। मैंने कंप्यूटर में कोई इंजीनियरिंग नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं की, 1 पैसा नहीं खर्च किया किसी। आई कैन प्रोग्राम थिंग्स। मैं चैट जीपीटी का उपयोग नहीं करता क्योंकि मुझे अपनी मौलिकता पे विश्वास है, इसलिए मैं ग्रोक, चैट जीपीटी, जेमिनाई का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मैंने एलएलएम का कोर्स किया। एलएलएम इज नॉट एलएलबी के बाद वाला एलएलएम। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एमआईटी का कोर्सेरा पे से कोर्स किया टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सेल माई सेल्फ ईच एंड एवरी डे। आई वॉन्ट टू गो अहेड। सो मोटिवेशन 1 महीना नहीं, सारी जिंदगी टिकेगा जब अभिनव से कॉम्पीट करना शुरू करेगा। दैट इज द मंत्र। अनुस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा नहीं। तो मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने अनुस्पर्धा शब्द प्रयोग किया था। जिन्होंने मेरी कार्यशाला अटेंड की थी, मेरे को फोन आया, प्रधानमंत्री जी को आपने बताया? मैंने कहा नहीं, वो तो अनुस्पर्धा के उदाहरण है। एट द एज ऑफ 75, यदि वो 76, यदि वो शेर की चाल से कर्तव्य पथ पर कर्तव्य करते हुए चलते हैं, तो इसलिए कि 26 तारीख के नरेंद्र की 27 तारीख के नरेंद्र के साथ प्रतिदिन कंपटीशन होती है। लेट अस लर्न दैट। अभिनव, मोटिवेशन से और एक ज्यादा पावरफुल चीज होती है, वो होती है डेडिकेशन। मोटिवेशन, ये मान लो कि गाड़ी का पहला गियर है, यहां से एकदम उत्तेजित होकर, तैयार होकर कोई एक नई आदत को पकड़ना इज मोटिवेशन, बट उस आदत पर टिके रहना इज डेडिकेशन। और ऐसे जीवन में बहुत से आएंगे आपके कि आप 1 महीने से ज्यादा नहीं रहोगे, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। और आपने बोला कि बहुत सी चीजें होती हैं। हाँ, हम सबके जीवन में बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। जो मेन लक्ष्य है वो तो करना ही है, बट उसके अलावा भी बहुत चीजें करनी होती हैं। तो उसमें आप देखिए, व्हाट इज कुड डू, शुड डू एंड मस्ट डू। कुड डू इज कर सकते हैं, शुड डू इज करना चाहिए, मस्ट डू है ये तो करना ही है। तो प्रायोरिटाइज थिंग्स इन योर लाइफ एंड कीप गोइंग। पीछे भी हाथ ऊपर है, इधर भी। मेरा नाम ध्रुव जैन है और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने शब्दों से हमें देश के प्रति सेवा भाव के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रेरित किया। इसी से संबंधित मेरा क्वेश्चन है कि विद्यार्थी जीवन में रहकर हम किस तरह से अपने देश के प्रति योगदान कर सकते हैं? धन्यवाद। एक और क्वेश्चन पूछिए, वो जो हाँ, आप वहीं खड़े में, आपके पीछे दैट यंग गर्ल और अ गाय, आई डोंट नो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना। जिसको प्रश्न पूछना है वो खड़े हो जाओ तो माइक वाले को दिखेगा। हेलो सर, मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ये मैंने 9th क्लास में भी एक हमारे स्कूल में आए थे, उन्होंने हमें भगवद गीता के बारे में बताया था, उनसे पूछा था। आपने बोला कि जिंदगी में एक मोटिव को चुनना है। मुझे ये कैसे पता चलेगा जो मैंने मोटिव चुना है वो दुनिया के लिए सही है कि नहीं? क्योंकि शकुनी ने भी तो एक मोटिव चुना था ना कि मुझे पांडवों का विनाश करना है, उसके लिए तो भगवान विष्णु को धरती पे आना पड़ा। हिटलर ने भी तो एक मोटिव चुना कि मैं यूरोप पे राज करूंगा, उसने तो पूरी दुनिया की बर्बादी की।
कल को अगर मैं अपना मोटिव चुनता हूं कि मुझे भारत पे राज करना है या मुझे भारत का सबसे अमीर आदमी बनना है और मेरे अगर कार्य सही नहीं हुए तो इससे तो दुनिया का विनाश है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं बिल्कुल सही बात बताई। मैं एक और प्रश्न लेते हैं फिर उत्तर देते हैं। प्लीज पास द माइक एंड जो क्वेश्चन पूछना चाहे वो खड़े हो जाए अपनी जगह पे। Good afternoon, sir. I am Aditi. So you have talked about what should be a student's purpose in life, and you have explained the vision of a student. So can you tell us what are the initial steps or the activities we should indulge in so to develop leadership, character, and purpose beyond academics? आप इन 3 प्रश्नों को लेंगे। जो सबसे पहले जिन्होंने प्रश्न पूछा था, प्लीज गिव द माइक अगेन। हाँ, जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। विद्यार्थी जीवन में किस तरह से हम देश में योगदान कर सकते हैं? जी, तो तीनों का मिला करके उत्तर है, खुद के लिए मत करो, किसी बड़ी इकाई के लिए करो। लिएंडर पेस का मैंने बताया ना, जब खुद के लिए खेलता था तो एक लेवल था, जब देश के लिए खेलता था तो एक लेवल था। तो आप पढ़ाई अपने लिए करने की जगह देश के लिए करना शुरू करो, आपकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होने लगेगी। हमारे संघ में विद्यार्थी विस्तारक होते हैं जो फुल टाइमर होते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, शाखा का संघ का, साथ में परीक्षा भी देते हैं और साल भर बिजी रहते हैं, शिविरों में इधर उधर जाते हैं। उसके बावजूद उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं क्योंकि वो खुद के लिए पढ़ाई नहीं करते, वो देश के लिए पढ़ाई करते हैं। उनको पता है मार्क्स कम आएंगे तो घर वाले कहेंगे संघ में जाकर के मार्क्स कम हुए। वो राष्ट्र के लिए पढ़ाई करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। शकुनी हिटलर की प्रॉब्लम यही थी, स्वयं के लिए जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य नहीं होता, स्वार्थ जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता किसी का भी। ये माइक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस माइक्स एग्जिस्टेंस? ये एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पार्ट है। ये माइक्रोफोन मेरी आवाज को, वक्ता की आवाज को ग्रहण कर रहा है, एम्पलीफायर को ट्रांसमिट कर रहा है, एम्पलीफायर स्पीकर में भेज रहा है, स्पीकर आप तक पहुंचा रहा है। द पर्पस ऑफ द माइक इज टू टेक वॉइस फ्रॉम द स्पीकर। मेरी आवाज लेना इसका पर्पस है। ये खुद की आवाज करना शुरू कर दे, विसलिंग शुरू कर दे, कू शुरू कर दे, इट विल लूज इट्स वैल्यू। फेंक देंगे इसको, ये कुर्र करने लगेगा, फेंक देगा। इसलिए पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज फॉर अदर्स। व्हाट इज गोइंग टू बी योर कंट्रीब्यूशन? हिटलर शकुनी में यह प्रॉब्लम थी। कृष्ण ने भी सारी तिकड़मे की, कृष्ण ने भी व्यूह रचना की, लेकिन नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। जितनी बड़ी इकाई का आप विचार करोगे उतना आपका पर्पस बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए 3 बातें आप ध्यान में रखो। एक, अपना स्वभाव क्या है। विद्यार्थी जीवन इज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। डोंट गेट सेटल्ड। अपने आप के बारे में ओपिनियन मत बनाओ, एक्सपेरिमेंट विथ योर ओन सेल्फ। करके देखो, ये करके देखो, वो करके देखो। कॉलेज लाइफ इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कविता करके देखो, नाटक करके देखो, वक्तृता करके देखो, स्पोर्ट्स में जाकर के देखो। मैं कॉलेज में था तो यूनिवर्सिटी की क्रिकेट की टीम में था, कबड्डी की टीम में था, हॉकी की टीम में था और डिबेटिंग भी करता था, नाटक भी करता था। बाद में डिबेटिंग में ज्यादा आगे बढ़ गया तो बाकी चीजें छोड़ी क्योंकि मुझे ध्यान आया कि ये मेरे पर्पस ऑफ लाइफ के लिए ज्यादा उपयोगी है, जो प्रायोरिटाइज करने की बात की आपने। बट दिस इज द टाइम टू एक्सपेरिमेंट। अपने स्वभाव को पहचानो और किस बात से मैं सर्वाधिक कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मेरे परिवार के लिए, मैं से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ी मानवता। मैं किस लेवल पे मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, अपने आप से पूछो, व्हाट इज द बेस्ट स्टेज वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट।
वॉट एवर बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट विल बी योर अचीवमेंट. लोग क्या कहते हैं, प्रसिद्धि कितनी है, पॉपुलैरिटी कितनी है, लाइक्स कितने मिले, फॉलोअर्स कितने, डोंट गेट इनटू दैट वर्चुअल वर्ल्ड. वो माया जीवन का लक्ष्य नहीं है. वॉट यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, आस्क यूर सेल्फ कि मैंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, क्या नया दिया. इसलिए मैंने वो 26 और 27 की कंपटीशन में भी कहा ना, 12 प्रश्न वो है कि नेक्स्ट लेवल क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या दिया मैंने. ये अपने आप से पूछना शुरू करो तो हिटलर नहीं बनोगे. स्टेप्स ऑफ लीडरशिप भी प्रश्न था, हमारी बहना ने पूछा था. स्वामी विवेकानंद ने कहा है, नेतृत्व वही कर सकता है जिसके पास कर्तृत्व हो. आप नेता तब बनते हैं जब कोई आपको नेता मानता है. ये भारत माता विश्वगुरु का नारा लगाते थे ना, तो कन्याकुमारी के पहले शिविर में गया तो उन्होंने कहा भारत माता विश्वगुरु है. तो मैंने यही प्रश्न पूछा था, मैंने कहा हम ही कह रहे या दुनिया कह रही. विश्वगुरु तो मैं तब हूंगा ना जब दुनिया कहेगी. जब तक भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब तक अर्जुन ने कहा नहीं कृष्ण को, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे बचा लो, तब तक कृष्ण जो बता रहा था अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था. सो यू विल बी ए लीडर इफ समबडी एक्सेप्ट्स यू दैट यू आर गोइंग टू लीड. और नेतृत्व आप कब कर सकते हो, जब आपका अनुसरण लोग करने लायक आपका कर्तृत्व हो. सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन बीइंग लीडर, स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, स्टार्ट अचीविंग. कल्याण के लिए कार्य करना शुरू करो, लोग अपने आप आपको लीडर बना देंगे. इसलिए मैं कहता हूं भारत माता विश्वगुरु बनी जब दुनिया ने उसको विश्वगुरु माना. ब्रेकिंग न्यूज मीडिया ने आपको नहीं दी, मैं दे देता हूं, डेट बता देता हूं जिस डेट को भारत माता जगत गुरु बन गई. बताऊं डेट? 21 जून 2015 को. 11 साल हो गए. 21 जून 2015 को भारत माता जगत गुरु बन गई, विश्वगुरु बन गई. क्या हुआ 21 जून को? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. 193 कंट्रीज, 193 देशों के लोगों ने अपने अपने देश में योगाभ्यास किया. ट्रफालगर स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, बहरीन में, इंडोनेशिया में, कतर में, सऊदी अरेबिया में बुरखा पहनी हुई माताएं ओंकार की ध्वनि करके सूर्य नमस्कार कर रही थी. और जिनको सूर्य नमस्कार का ठीक से प्रशिक्षण मिल जाता है उनको पता है कि साष्टांग नमस्कार की जो स्थिति है उसमें माथे के बाद सीधे छाती लगनी होती है, ठुड्डी को अंदर लेना होता है, नाक नहीं लगना चाहिए. माथा, छाती, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, ऐसे अष्टांग है. लेकिन शुरुआत में जो सीखते हैं उनको इतनी लचीलापन नहीं होता और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बड़ी होती है तो नाक ही रगड़ते हैं. तो मैं कहता हूं 193 देशों के लोग उनकी भूमि पर नाक रगड़ रहे थे, तब भारत माता का वंदन कर रहे थे और तब भारत माता विश्व गुरु बनी. यू विल बी द लीडर व्हेन अदर्स से इट, यू विल नॉट बी द लीडर व्हेन यू से इट. भाई साहब मेरा भी एक प्रश्न है, आखिरी प्रश्न. संचालक होने का फायदा उठा रहा है. एक उनका ले लेते फिर आपका आखिरी. गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज ध्रुव माथुर और मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा देश सेक्युलरिज्म में बहुत मानता है और रिलीजियंस में बहुत मानता है, तो इस वजह से ये अपने देश को पूरी दुनिया से अलग बनाता है. लेकिन क्या ये अपने देश को वाकई में बहुत सुंदर बना रहा है या फिर कहीं ना कहीं अपने देश को पीछे खींचता है? और अगर ये पीछे खींच रहा है तो यूथ का क्या रोल होना चाहिए कि ये इसको इम्प्रूव कर सके? जी, और आपका क्या है? आज के वर्तमान समय में भाई भाई से लड़ रहा है. इसके कोई भी विषय हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई अन्य विषय भी हो सकता है. क्या हमारे लोग हजारों सालों से ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं या कलयुग में ही ये देखा गया है? ठीक. हाँ, एक बहना. हाँ, इधर बहना का मैं मेरा ईमेल आईडी आपको दे देता हूं, आप मेरे को ईमेल पे बाकी लोग प्रश्न भेजिएगा. हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आगे सवाई माधोपुर जाना है, वहां प्रतीक्षा हो रही है, 2 फोन आ गए. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम भानु किरण है और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि
आपका लाइफ का गोल क्या है? जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि स्ट्रे एनिमल्स के प्रति लाइफ को डेडिकेट कर देना चाहिए, कभी कभी मुझे लगता है कि एक स्टार्टअप खोलना चाहिए होमलेस लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए ताकि गरीबी कम हो, बट फिर मुझे एक्चुअली न्यूक्लियर रिसर्च में भी इंटरेस्ट है। तो सर ऐसी सिचुएशन में आपका गोल क्या बनाना चाहिए, आप उसमें मतलब मदद कर ठीक, सकते हैं? बिल्कुल। पहले दो काम तो आप बाद में भी कर सकती हो। न्यूक्लियर रिसर्च के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, बाकी दो काम करने के लिए करुणा ही चाहिए। केवल करुणा आपके पास है, इसीलिए स्ट्रे एनिमल्स और होमलेस के प्रति आपके मन में संवेदना है। तो करुणा वाला काम तो बाद में भी कर सकते हो। न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना है तो बहुत पढ़ाई करके, बहुत क्वालिफिकेशन करके अचीवमेंट करना पड़ेगा। और आज इसरो के सक्सेस के बाद में, बार्क के सक्सेस के बाद में, डीआरडीओ के सक्सेस के बाद में भारत में हजारों लोगों के मन में ये स्वप्न है, इसलिए बहुत कंपटीशन है। वहां सिलेक्ट होना भी इतना सरल नहीं है। तो इसलिए पहला प्रयास उसके लिए करो। मेरा हमेशा मानना है जो सबसे डिफिकल्ट है उसको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, बाकी दो तो कंफर्ट जोन के काम है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने के बाद भी एनजीओ खोल सकते हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से रिटायर होने के बाद भी स्टार्टअप खोल सकते हो। तीनों काम कर सकते हो ना जीवन में, ऐसा नहीं और 30 काम कर सकते हो। लेकिन सबसे टफ जो होगा लाइफ में वो करने की पहले कोशिश करनी चाहिए। जीवन में अपना गोल अपनी क्षमता से अधिक होना चाहिए। हमेशा अपनी क्षमता से अधिक गोल लेकर के चलोगे तो डोले शोले बनेंगे, पैम्परिंग से नहीं बनेंगे। डोंट पैम्पर योरसेल्फ। आसानी से स्ट्रे एनिमल्स के लिए क्या करना है, आसानी से काम करोगे, 4 लोगों को इकट्ठा कर लोगे। आज लोगों के मन में जागृति भी है, आपके जैसे करुणा वाले मिल जाएंगे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना सबसे कठिन है, पहले वो करो, फिर बाकी 2 भी कर लेना, तब तक और 10-20 इच्छा होगी, सब कर लेना। एवरीथिंग कैन बी डन। मैंने बताया ना मेरे को कौन सा एआई बनाना है, लेकिन मैंने एलएलएम सीखा ना। एक लक्ष्य तय हो जाए तो बाद में 25 बातें कर सकते हैं, और एक लक्ष्य जो है वो सबसे टफ जो है उसके पीछे पड़ो। सेक्युलरिज्म भारत का प्राण है, भारत का स्वभाव है, भारत आगे भी उसी के कारण बढ़ रहा है। सेक्युलरिज्म की व्याख्या गलत हो रही है। सेक्युलरिज्म शब्द की जो डिक्शनरी डेफिनेशन है वो बहुत गड़बड़ है। जिस अर्थ में संविधान में हमने स्वीकार किया है वो है सर्वपंथ समभाव। एलएम सिंघवी थे उस समय, लक्ष्मीमल सिंघवी अपने जोधपुर के हैं, वो उस समय विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। 1975 में जब 42वां 42nd अमेंडमेंट से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म 2 शब्द भारत की संविधान की प्रारंभिका में प्रियम्बल में डाले गए, पहले नहीं थे प्रस्तावना में। बाबा साहेब आंबेडकर की प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म। ये इमरजेंसी के समय बिना संसद में पारित किए डाले गए। लेकिन लक्ष्मीमल सिंघवी बहुत सतर्क थे, देशभक्त व्यक्ति थे। उन्होंने सेक्युलरिज्म की हिंदी अनुवाद धर्मनिरपेक्षता नहीं किया, पंथ निरपेक्षता किया। सेक्युलरिज्म शब्द यूरोप की एक विशिष्ट परिस्थिति में आया। यूरोप में चर्च का राजाओं पर बहुत जबरदस्त एक तगड़ा वर्चस्व था। चर्च बताती थी वही राजा को करना पड़ता था। लंदन के राजा हेनरी द 8th को एक अपनी प्रेमिका से एन बोलेन से विवाह करना था। उससे पहले स्पेन की राजकुमारी से उनका विवाह हो चुका था। उन्होंने पोप को पत्र लिखा कि मेरे को डिवोर्स लेने दो, दूसरी शादी करनी है। पोप ने कहा नथिंग डूइंग, मैरिज इज अ सैक्रेड ओथ टिल वी डाई, मरने तक का है, आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। राजा ने कहा मैं चर्च को मानना बंद कर दूंगा, और वहां से प्रोटेस्टेंटिज्म और सारा शुरू हुआ। मैं पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगा। तब पोप के और राजाओं के बीच में संधि हुई कि राजा का जो कार्य क्षेत्र है राज्य चलाना, उसमें चर्च हस्तक्षेप नहीं करेगी, चर्च के काम में राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस कॉम्प्रोमाइज को सेक्युलरिज्म यूरोप में कहा गया। सेक्युलर वर्क विल बी डन बाय द गवर्नमेंट, सैक्रेड वर्क, पवित्र काम चर्च के द्वारा किया जाएगा। सेक्युलरिज्म का इतिहास ये है। भारत में इस अर्थ में सेक्युलरिज्म नहीं आया। भारत में विविध मार्ग से ईश्वर तक पहुंचने का जो प्रयत्न करते हैं उन सबको वो काम करने का अधिकार है, इस अर्थ में सेक्युलरिज्म है। और ये भारत की शक्ति है। 2009 में लीजा मेलर, आप सर्च करना गूगल पे,
लिजा मिलर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा 2009 में। उस लेख का हेडिंग था वी आर ऑल नाउ बिकमिंग हिंदूज, और उसमें वी का अर्थ था अमेरिकन। अमेरिका में 1-1.5% हिंदू है अमेरिकन पॉपुलेशन में, लेकिन वो कह रही वी आर ऑल बिकमिंग हिंदूज। और उसका उसने तर्क क्या दिया था? प्यू रिसर्च, PW प्यू रिसर्च दुनिया की बेस्ट टॉप सर्वे की कंपनी है। प्यू रिसर्च ने हर साल एक रिसर्च करती है अमेरिकन पॉपुलेशन में, बहुत बड़े सैंपल में, पूरे 50 स्टेट में। रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर होता है, कितने नास्तिक है, कितने आस्तिक है, कितने चर्च को मानते हैं, कितने इस्लाम को मानते हैं, किसने बुद्ध को मानते हैं, ऐसा सारा। उसमें कई सारे प्रश्न होते हैं। उसमें एक प्रश्न होता है ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है या अनेक मार्ग है, आप क्या मानते हो? लिजा मिलर कहती है 2007 में 23%, 23% अमेरिकन ने कहा था देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग गॉड एंड ऑल कैन बी ट्रू। इन 2008 दिस परसेंटेज वेंट अप टू 46%, 23 से। वो कहती है ये बिलीफ केवल हिंदुइज्म में है, केवल हिंदू मानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग है। एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती। इसलिए लिजा मिलर कहती है अमेरिकन डू नॉट नो बट दे आर बिकमिंग हिंदूज। उन अमेरिकन को पता नहीं है कि ये हिंदू बिलीफ है, पर उन्होंने जब शास्त्रीय और लॉजिकल विचार करना शुरू किया तब उन्होंने कहा तुम्हारा भी भगवान ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है। भारत में सेक्युलरिज्म का यह अर्थ है, और इस अर्थ ने ही भारत को आगे बढ़ाया है। इसी से हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बन सके और शिलोंग में मरते समय भी जेब में भगवत गीता लेकर के अपना जीवन छोड़ सके। उतनी ही श्रद्धा से इबादत करते थे, उतनी श्रद्धा से भगवत गीता पढ़ते थे। ये APJ अब्दुल कलाम भारत में हो सकते हैं क्योंकि भारत सर्वपंथ समभाव को मानता है। यह हमारी शक्ति है, यह हमारी ताकत है। कंफ्यूजन होना कोई बुरी बात नहीं, उसका तो उत्तर मैंने दे दिया आपको। आपने पूछा भाई भाई में लड़ाई, तो महाभारत तो भाई भाई की लड़ाई है, इसलिए भाई भाई में लड़ाई होती है, यह बड़ी बात नहीं है। क्या है, खबर केवल लड़ाई की बनती है, भाई भाई प्रेम से रहते उसकी खबर नहीं बनती। और हमको लगता है यह बढ़ रहा है, वास्तविकता में बढ़ नहीं रहा है। वास्तविकता में भाई भाई प्रेम से रहते वो ज्यादा भाई है। आप अपने आसपास में देख लो ना, अपने भाई के साथ आपका कितना प्रेम है, देख लो ना। मैंने जब जर्नलिज्म का कोर्स किया, आप पूछोगे क्या क्या किया, ये भी किया है, जर्नलिज्म का कोर्स किया, तो उसमें न्यूज की डेफिनेशन बताई। न्यूज, व्हाट इज न्यूज? अभी भी आप कोर्स करोगे तो ये घिसी पीटी डेफिनेशन 40 साल बाद भी वही बताते। क्या डेफिनेशन है? बोले कुत्ता आदमी को काटता है तो खबर नहीं होती क्योंकि दैट इज कॉमन, लेकिन आदमी कुत्ते को काटता है, इसलिए भाई भाई से लड़ना आदमी कुत्ते को काटना है। लाखों करोड़ों में एक हाथ होता है। और कलयुग वलयुग कुछ नहीं होता। मैं मेरी दादी मां से लड़ता था, मेरी दादी मां का पेट डायलॉग होता, कलयुग की संतान, कलयुग की संतान बोलती थी हमेशा। मैं मेरी दादी मां को जाके कहता था मेरा कलयुग तेरे त्रेता और द्वापर से तो ठीक है, सत्य का तो पता नहीं। तो बोले क्यों? मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी संभवामि युगे युगे अभ्युत्थानाय धर्मस्य। मैं अवतार लेता हूं, कब अवतार लेता हूं? जब धर्म की त्रेता में ग्लानि हुई तो राम जी आए, द्वापर में ग्लानि हुई तो कृष्ण जी आए, कलयुग में अभी तक तो नहीं आए। यानी उतना खराब अधर्म नहीं हुआ है अभी तक। हमारी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से एडवांस है। आईफोन 17 आईफोन 16 से अच्छा होता है ना, तो जनरेशन जी, जेन जी is better than the millennial and millennials are better than the boomers. कलयुग is better than त्रेता युग। आप ये मानिए। इसलिए भाई भाई को प्रेम करने वाले ज्यादा भाई है। लोग कहते परिवार बिखर रहे, मैं नहीं मानता। यूट्यूब पे मेरा सबसे पॉपुलर भाषण है, परिवार टूटे नहीं है, फैले है। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं जो कहता है परिवार टूट गए, बोले संयुक्त से और एकल हो गए। मैंने कहा वो तो समय की मांग है, एक छत के नीचे नहीं रह सकते इसलिए 4 छतों के नीचे रहते हैं, लेकिन परिवार टूटे नहीं है, फैल गए। यदि टूट गए होते तो व्हाट्सएप आते ही पहला ग्रुप किसका बना था? जब परिवार रहे नहीं तो ग्रुप कैसे बन गया भाई? और एक नहीं,
हम प्रचारकों के तो 2-3 ही है, गृहस्थियों के तो 4 तो इंपॉर्टेंट है ही। एक ननिहाल का, एक मां की तरफ का, एक ददियाल का पिताजी के तरफ का, जो शादीशुदा है इनका एक ससुराल का, एक मायके का, एक एक नहीं 4-4 परिवार के ग्रुप है, और बोले परिवार टूट गया। इसलिए नकारात्मकता को मत बढ़ाओ, लड़ने की खबरें मत दो। भाई भाई के लिए त्याग करता है, मैंने देखा है, एक भाई पढ़ाई छोड़ देता है ताकि दूसरा भाई डॉक्टर बन सके। सारे परिवार को झेलने के लिए भाई त्याग करता है। आपने भी 50 देखे होंगे अपने पास में। उनको बड़ा कीजिए, उनके ऊपर ब्लॉग लिखिए, उनके ऊपर फेसबुक पोस्ट लिखिए, उनके ऊपर रील बनाइए जहां परिवार एक दूसरे की चिंता करते हैं। बिखरने वाले तो आदमी ने कुत्ते को काटा है, छोड़ दो अखबार वालों के लिए।